Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to talk about the syllabus that has been prescribed by National MDCAT or whatever the council has been established. And it is really a joke for the students, and it's going on continuously with the future of our innocent students. That's what should I call them. Uh, देखें अब तक जब तक ये एंटी टेस्ट हुआ इसमें इस साल जिस तरह बच्चों को जलील और रसवा किया गया और उनके दिमागों से खेला गया, इसकी मिसाल मेरा ख्याल है हिस्ट्री में पहली दफ़ा ही मिलेगी। इससे पहली दफ़ा कभी मिसाल ऐसी मिली नहीं। और ये जिस अंदाज से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, बच्चों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अपने तौर पे इससे बड़ी करप्शन मेरा ख्याल है कोई नहीं हो सकती। और जो भी इसके ज़िम्मेदार आना है, जो भी इस चीज़ को मैस क्रिएट करने के ज़िम्मेदार हैं, यकीन जाने कि वो इस दुनिया को भी बर्बाद करेंगे और अपना आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब किसी भी कौम के नौजवानों के साथ जो जो जिन्होंने मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है और जिन्होंने किसी भी मुल्क की क़यादत करनी है, अगर आप उन लोगों को इतनी ज़हनी टॉर्चर से गुज़ारेंगे, तो आप उनसे क्या तवक्को करेंगे कि वो आपके लिए, आपके बुढ़ापे में, आपके लिए वो सुख का बंदोबस्त करके देंगे आपके लिए? मेरा नहीं ख्याल। जो माँ-बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुर्बानी दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, अपना खून पसीना किए जा रहे हैं, अगर वही माँ-बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इस अंदाज़ से ज़हनी अज़ियत से गुज़ारेंगे, तो आपका क्या ख़्याल है कि आपकी औलाद माँ-बाप से कैसा सलूक करेगी? ये मैंने एनालॉजी के ज़रिए समझाने की कोशिश किया। तो ये जो हमारे ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं या जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, इनकी हैसियत भी माँ-बाप जैसी है और उनके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके बच्चों जैसे हैं। तो ये अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, इनको खुद अच्छी तरह से अंदाज़ा जो है ना होना चाहिए। ख़ैर एनी हाउ मैं ये आपको समझता हूँ कि जिस हाल में रहना मुश्किल हो, जिस जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में रहना लाज़िम है। तो हम चैलेंज से घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो बजाय हम ये कहें कि व्हाई मी, तो हम ये कहते हैं कि चलें, व्हाई शुड आई ट्राई वन थिंग मोर, तो टेस्ट मी, ट्राई मी एंड आई एम हियर टू। वो कहते हैं ना कि सीने भी बहुत, सर भी बहुत, और आए सितमगर, तो हुनर आज़मा, तो तीर आज़मा, हम जिगर आज़माएँ। तो ये जिगर आज़माते हैं हम। तो देखते हैं जी हम कौन इसमें विन करता है। इंशाल्लाह हमारे बच्चे, हमने अपने बच्चों को बहुत ज़हनी तौर पे जो है ना वो मज़बूत कर दिया है इंशाल्लाह ताला। तो देखिए बेटा, इंग्लिश के सिलेबस में जो उसने सिलेबस दिया हुआ है वो हमारे सामने है कि यो एम बता रहा है जी कि एम क्या है। इंग्लिश सेक्शन ऑफ एमडीकेट इज़ टू मेजर द एप्लीकेंट स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज and to evaluate how prepared they are for undertaking graduate studies in medicine in English। बेटा ये देखिए, ये बेसिक पॉइंट है ना, इसके ऊपर आप फोकस कर लें। ये जो स्टडीज इन मेडिसिन इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश जो मेडिसिन में यूज होने वाली है उसके ऊपर उनका फोकस है। वेरी गुड पॉइंट, आई अप्रिशिएट इट। ऐसा ही होना चाहिए। द टेस्ट अप्लाइज द कॉमन स्टैंडर्ड्स टू एवरीवन टू बी एबल टू evaluate the preparation of the applicants from different sectors, regions and socio-economic background। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चा पेपर के अंदर बैठता है वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहा होता है, रीजन डिफरेंट होता है उसका, उसकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। यहाँ तक बात ठीक है। The benchmark for the test have been developed in the light of the syllabus used in HSSC and CIE. ये CIE Cambridge International Examination है। Since the students who take the MDCAT come from a wide range of educational context, the test comprises items that may be applied to a broad band of language competencies that are not exclusive to one particular type of syllabus। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 70 से 80 हज़ार बच्चा ने जिसने पेपर में अपेयर होना है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। कोई ओ लेवल्स के बच्चे हैं, ए लेवल्स के बच्चे हैं, कोई सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं, कोई कोठी स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं, कोई प्राइवेट हैं, कोई किसी तरह से एजुकेशन हासिल की। उन सब को एनालाइज करने के लिए जिस तरह वो सेटअप बनाते हैं, इट्स रियली डिफिकल्ट। ये मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, एक आसान काम नहीं है, लेकिन उसके लिए बच्चों को भी अपने एतमाद में लेना ज़रूरी है कि बच्चों को बताया जाए कि किस उसकी डोमेन क्या हो सकती है सिलेबस की। एनी और ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कंप्लीट अलाइनमेंट बिटवीन द इंग्लिश सिलेबस यूज इन वेरियस सेक्टर्स एट द HSSC and CAE levels and the test item to create balance of items from different benchmark। ये प्रोमिनेंट थिंग को कहते हैं बेंचमार्क, जो है ना स्टैंडर्ड्स को, यार्ड्स को कहते हैं, ऑफ द इंग्लिश सिलेबस आउटलाइन फॉर द MDCAT।
or to make sure that difficult and ambiguous items beyond the scope of high school education are not included. To make sure that difficult and ambiguous items beyond the scope of high school education are not included. अब देखें ना कि ये अच्छी बात है कि कोई बहुत से स्ट्रक्चर इंग्लिश के ऐसे हैं जो दोनों तरह यूज हो सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें एक्सप्रेशन में डिफरेंट होता है, तो वो कहते नहीं हमने शामिल नहीं किया। इट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। इसके बाद ये है हमारे पास टू डिजाइन सेलेक्ट एंड अरेंज टेस्ट टास्क आइटम्स। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉम्प्रिहेंड की वोकैबुलरी है, और ये बेंचमार्क है, ये इसके कंटेंट है। यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिटरमिन मीनिंग ऑफ की वोकैबुलरी। contextual clues, illustrations, background or prior knowledge, morphology, syntax, phonetics, a knowledge of word relationship, a knowledge of antonyms and morphemes। अच्छा बेटा, इसको जरा आपने समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये जो इसने बेंचमार्क लिखा हुआ है ना, ये जो प्रोमिनेंट यार्ड से दिए हुए हैं, यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिटरमिन मीनिंग ऑफ की वोकैबुलरी। ये असल में पॉइंट है कॉम्प्रीहेंड की वोकैबुलरी। तो कंटेंट्स क्या, हाई लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स फ्रॉम द कोर्स बुक टू बी selected from similar contents of the context the HSSC and CE students may be familiar with। इसको बेटा इधर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये बात करता है ना कि हम आपको वोकैबुलरी देंगे, तो बेटा इसमें ना जो ऑब्जेक्टिव है वो वोकैबुलरी का है। वोकैबुलरी का वो ये बताना चाह रहा है कि हमने आपको वोकैबुलरी को इस्टेब्लिश करना है। वोकैबुलरी अंडरस्टैंड कर मतलब हमने देखना है कि कितने बच्चे वोकैबुलरी को सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसने हमें क्या किया है कि इस वोकैबुलरी को देने के लिए उसने हमें ये बेंचमार्क दिया है। तो ये हमारा कोर्स नहीं है, ये उसने हमें मेथड बताया है कि हम वोकैबुलरी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसने कहा वोकैबुलरी को कंटेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये टेक्निक बता रहा है। ठीक है, फिर बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज के आपको एक वर्ड के बारे में पहले से कितना पता है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पफुल होगा किसी भी वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने के। इस तरह से उसकी वर्ड की मॉर्फोलॉजी आपको आनी चाहिए, सिंटैक्स आना चाहिए, फोनेटिक्स आनी चाहिए, उसकी सिंटैक्स आना चाहिए, नॉलेज एंड वर्ड रिलेशनशिप आना चाहिए, नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स आना चाहिए, एंटोनिम्स ऑफ होमोफोन्स होना चाहिए। होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड। ठीक है, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। इसका मतलब नहीं है कि बेटा वो क्वेश्चन देगा आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन से मतलब ये है कि वोकैबुलरी देगा आपको, मतलब आपसे ये जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए वर्ड, 208 वर्ड दिए हुए, उसकी ऑप्शंस बता रहा है कि वो कितने कितने वर्ड आपको दे सकता है, इससे रिलेटेड चीजें। सपोज मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आपको एक वर्ड आता है जैसे ENNUI, ये ऑनवी वर्ड है। ठीक है, अब वो एक ऑनवी वर्ड आपको दे के वो ये चेक करना चाहता है कि बच्चे के पास इसका वर्ड पहले से कितना ही आता है। वो कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं देगा जो आपने अपनी एफएससी के लेवल पे ना पढ़ा हो। मतलब आपकी एफएससी के लेवल के अंदर एक लफ्ज जो है वो डिक्राई का वर्ड, तो खैर डिम्योर का वर्ड DEMURE, ये डिम्योर का वर्ड आपके पास मौजूद है, और इसी तरह से डीमर का वर्ड भी मौजूद है। डिमर का वर्ड मौजूद है आपके पास। अब वो ये देखना चाहता है कि बच्चे को डिमर का वर्ड, एक डिमर है एक डिम्योर है। डिमर जो है ये प्रोटेस्ट के मानों में आता है या कंप्लेन के मानों में आता है, और ये जो प्रोटेस्ट का वर्ड है और ये जो डिमर का वर्ड है, ये हमने वो पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर। तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या बच्चे को डिमर का वर्ड, उसकी बैकग्राउंड, उसकी मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स आती है कि नहीं आती, उसको इसके बारे में कितना नॉलेज है, वो ये जानना चाहते हैं, और इसके वो सिनोनिम्स देंगे। और आप गौर करेंगे कि इस दफ़ा आपकी जो 208 वकैब के जो वर्ड है ना, जो 208 वकैब के वर्ड है, उस 208 वकैब के वर्ड्स में ज़्यादातर आपके टेक्स्ट बुक से वर्ड है, और वो जो टेक्स्ट बुक के वर्ड हैं वो रिलेट कर रहे हैं गिवन वोकैबुलरी के साथ। मतलब उसके सिनोनिम्स ऐसे बन रहे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा जी बात समझ लग गई है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास ये है, हमारे पास नेक्स्ट, इसको मैं रिमूव कर दूँ। ये देखें, अब हमारे पास सारा डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपको भाई ये पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस, कि आपको टेंसेस कितने आते हैं। और टेंसेस आपको पता है कि ये 12 टेंसेस होते हैं, उसमें
तीन टाइम होते हैं, तीन टाइम्स। तीन टाइम कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और एक्शंस कितने हैं? चार एक्शंस होते हैं, ये भी आपको पता होगा। चार एक्शंस कौन कौन से हैं? वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उनके वो यूज कहाँ कहाँ यूज होने हैं? मतलब अगर मैं ये लिखूं कि आई डैश अ लेटर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आई डैश अ लेटर, तो इसके लिए वो चार ऑप्शन देगा। आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई विल राइट, ये तो सारे के सारे ठीक हैं। और अगर आपको लिखे कि आई हैव रिटन अ लेटर, तो वो ऑप्शन चार में से वो सही ऑप्शन होगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कोई टाइम मार्कर की जरूरत नहीं होती। ये आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ाया भी, अपने बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है। और आपको भी आना चाहिए कि एक होता है टेंस का पता चल जाना कि कौन कौन सा टेंस है, एक होता है उसका यूज, एक होता है ना टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कि कौन सा सेंटेंस क्या है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और एक है उस टेंस को कहाँ यूज करना है। आई राइट अ लेटर को कहाँ यूज करना है, और ही आई डेली राइट अ लेटर में फर्क क्या है? मतलब आई हैव रिटन अ लेटर में और आई रोट अ लेटर में फर्क क्या है? ये फर्क आपको पता होना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने बच्चों को ये चीजें डिटेल के साथ समझा पाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये इसकी उसने बेंच मार्क दिया है क्या, कि करेक्ट टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आइडेंटिफाई मिस्टेक इन द यूज ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझिए क्या होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अब ये देखिए उसने लिखा हुआ है ऑल द प्रेजेंट टेंसेस, ऑल द पास्ट टेंसेस, फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ये फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन सी आपको आनी चाहिए? एक आपका है सिंपल सेंटेंस, और ये बड़ा आसान है, सिंपल सेंटेंस है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चार टाइप्स हैं, एक, दो, तीन और चार। अच्छा, अब ये फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए। अब कंडीशनल्स भी आपको अच्छी तरह से आते हैं, इफ से शुरू होने वाले चार कंडीशनल्स हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस भी बड़ी अच्छी तरह से आते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। फ्रेगमेंट बेटा जी फ्रेज का दूसरा नाम है, और आपको अच्छी तरह से फ्रेज के बारे में भी पता है कि फ्रेज क्या होती है। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये वही चीज़ें हैं जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, और ये एफएससी लेवल के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे बाद में कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा सर ये मुझे समझा दें एग्जाम्पल के साथ, तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर आपको याद होगा एक पूरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, जिसमें हमने 49 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। और वो 49 पॉइंट्स है ना, टोटल 7 मेन बिग पॉइंट थे, कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब को के लिए यूज होता है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो कितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, कितने सिंगुलर वर्ब हैं, कितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, कितने प्लूरल वर्ब्स हैं। और इसके बाद हमने उनको वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ किया था, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन किया था। तो ये टोटल 49 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसमें मुझे ये बता रहा है करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तो बहुत सिंपल है, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारी, ये हम कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, ये हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। ये आर्टिकल और प्रपोजिशन, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। प्रपोजिशन के बारे में मैंने डिटेल से लेक्चर आपको दिया हुआ है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है और तीन एलिमेंट होते हैं, मतलब ये प्रपोजिशन है, उसके बाद तो नाउन आना ही आना है। इससे पहले वाला वर्ड जो है या तो नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या वर्ब हो सकता है। आपको बेटा एक मजे की बात बताऊं, नाउन के बाद आने वाला जो प्रपोजिशन है ना ज्यादातर ऑफ यूज होता है, और नाउन के बाद आने वाला प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन एक ही आता है। एडजेक्टिव के बाद भी 99 प्रपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, मजे की बात बताऊं आपको मैं, ठीक है। या रेयरली दो प्रपोजिशन आ सकते हैं, तो एक ही प्रपोजिशन आता है। ये वर्ब वाला प्रॉब्लम है कि वर्ब के बाद दो दो तीन तीन चार चार और फ्रेजल वर्ब जैसे बनते हैं, जैसे कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल एट, ये आ सकते हैं इस तरह से, पुट अक्रॉस, पुट ऑफ, पुट इन, पुट एट। तो ये फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, इतनी डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था, ठीक है। इस पे भी आप थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा जो है ना वो मसला नहीं है। तो इस तरह से यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशन डिफरेंट रिटन टेक्स्ट है, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द, ये तो ऑलरेडी किया आप लोगों ने, इट्स नॉट अ बिग डील। तो द टेस्ट आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कॉमन टू टेक्स्ट एंड एड्रेस, ये कॉमन चीज़ें होंगी।
ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, देखिए आइडेंटिफाई मिस्टेक इन द यूज ऑफ आर्टिकल, preposition, सेंटेंस, शॉर्ट टेक्स्ट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड preposition ऑफ एन आर्टिकल। पांचवा जो हमारा इसके ऊपर वो जो टाइप टॉपिक है वो है डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ राइटिंग, कन्वर्सेशन एंड स्पेलिंग का। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आपके स्पेलिंग अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइटिंग, कन्वर्सेशन ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन टू क्लैरिफाई मीनिंग, इस पे बेटा मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ। ये देखें, इसको अगर बेटा मेरा टाइम ख़त्म हुआ ना मीटिंग का, तो आपने इसको ना रीजॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में समझा दूंगा, क्योंकि ये पंक्चुएशन से डील करता है। देखो बेटा, स्पेलिंग के रूल छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ाए जा रहे हैं कि एंग्री से एंग्रीली जब बनता है तो क्या होता है। ठीक है, जैसे हम अक्सर जब आईएनजी लगाते हैं, ईआर लगाते हैं, तो उस वक्त स्पेलिंग कैसे चेंज हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल है आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी स्पेलिंग के लिए, जिसको आप थोड़ा सा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा तवज्जो कर लें। अच्छा, अब जहां तक रह गया बेटा कैपिटलाइजेशन का ताल्लुक, कैपिटलाइजेशन पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन एक ही चीज़ है। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन एक ही चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल मसला नहीं है। पंक्चुएशन के अंदर कैपिटलाइजेशन आती है, तो यूज कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन सच एज सेमीकोलन, कॉमास इन अ सीरीज, apostrophes and possessive proper nouns and abbreviation, avoid and identify following punctuation, the test items to be selected from the type of। अब मैं आपको बेटा जी इसके ना ये स्पेलिंग को छोड़ के ना, स्पेलिंग तो बेटा जी आपने आपके बायोलॉजी वालों के अच्छे ही होते हैं। मैं आपको ना पंक्चुएशन और कैपिटल एक ही चीज़ है, पांच चीज़ें बेटा जी आपने याद कर लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। पहली चीज़ आपने याद कर लेनी है कि कैपिटल कौन कौन से वर्ड होते हैं। और आपको बताऊं बेटा जी, 6 जगहों पर जब भी कोई वर्ड आएगा ना, वो कैपिटल से शुरू होगा। ठीक है, अभी अगर मैं टाइम मिला तो मैं ये 6 चीज़ आपको लिखवा दूंगा कहाँ कहाँ कैपिटल लगाना है। दूसरा बेटा जी आपने देखना है कि जो होती है ना कॉन्ट्रैक्शन, 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 ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है। कॉन्ट्रैक्शन आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल लगता है मेरा ना ये भाईजान जो है ना स्टक हो गए यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल, तीसरे नंबर पर आ रहा है हमारा लो जी, ये हमारा जो है ना वो सिस्टम ही सभी कम हो गया। ये हमारी नॉलेज की ताब नहीं ला सका, और इसने दागे में फार्कर दे दिया है, मेरा ये मार्कर नहीं चल रहा, ये चीज़ें मूव हो रही हैं, वो नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हमने देखना है बेटा आपको क्या करना है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन बेटा जी आप लिखने, आपको आवाज़ आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन लिखना है इसको। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जैसे आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, यू आर और दे आर, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, वो एक फ्लाइंग कॉमा लगा देते हैं। ठीक है ना, उस फ्लाइंग कॉमा को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तीसरे नंबर बेटा जी लिख लें डायलॉग्स। डायलॉग्स जो है ना वो इस पेपर में नहीं आएगा, इस तरह के पेपर में डायलॉग्स वाला वो नहीं आएगा, लेकिन लिख लें डायलॉग, क्योंकि वो पंक्चुएशन के अंदर आता है। फोर्थ पे लिखें बेटा जी यूज ऑफ कॉमा, यूज ऑफ कॉमा। फोर्थ पे क्या लिखेंगे बेटा आप, यूज ऑफ कॉमा। और यूज ऑफ कॉमा के बाद आप जो है वो इसको पांचवें में नंबर पर लिखें मिसलेनियस, मिसलेनियस पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, मिसलेनियस लिख लिया आप लोगों ने। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि मीटिंग ख़त्म करके ना आपको दोबारा से